गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। आज हम बात करेंगे CGL 25 का जो टीयर 2 हुआ था उसमें मैथ्स का सेक्शन कैसा था, इजी है था, टफ था, कैसा लगा एक बार देखिए आप। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए CGL 25 का जो टीयर 2 हुआ है इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लोगों को मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग इन चारों ही सब्जेक्ट में अच्छा किया उन्होंने, पर कंप्यूटर ने बहुत लोगों का खेल ख़राब कर दिया है। तो थोड़ा सा रहा है, अब क्या कर सकते हैं जैसा है। पर हाँ, एक चीज़ अच्छी हुई कि पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो CGL 25 का टीयर 2 था वो सिंगल शिफ्ट में हो गया, ये एक बहुत अच्छी हुई है। बाकी देखते हैं, चलिए तो मैथ्स का सेक्शन देखते हैं हम। देखिए 1 बाय 1 क्वेश्चन लेंगे हम। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ऊपर भी थीटा है नीचे भी थीटा है, तो हम क्या करते हैं, हम ट्राइंगल यूज़ कर सकते हैं। क्या ट्राइंगल बना सकते हैं, अब हमें दिख रहा है यहाँ सब स्क्वायर में है और यहाँ भी पावर कुछ ऊपर ही जा रही है, तो हम 3, 4, 5 नहीं लेके हम कौन सा ट्राइंगल यूज़ कर सकते हैं, 1√2 √3 वाला। ये ट्राइंगल है, ये हमारा थीटा है। वैल्यू पुट कीजिए फटाफट, देखिए क्या बनेगा। टेन थीटा का स्क्वायर किया तो यहाँ बन गया 1/2, माइनस साइन थीटा का किया तो 1/3। नीचे आ जाते हैं, 2 प्लस टेन थीटा की बात करें तो 1/2, कॉट स्क्वायर की बात करें तो 2। ये बन गया हमारा 1/6 और ये बन गया 4 2 8, 9/2। इसको ऊपर भेज दिया तो ये 1/6 और 2/9। ये काटा पीटी करके क्या बन गया, 1/27। अब 1/27 इसमें से कौन है, देखिए साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है, स्क्वायर किया तो ये तो बना 1/3। सेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/2, ये भी मतलब नहीं है। साइन की पावर 6 किया तो 1/3 का क्यूब करोगे तो कितना बनेगा, 1/27। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा, साइन की पावर 6 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बेसिक, सबसे पहला पॉइंट हम ये सीखते हैं कि जब भी ऊपर भी थीटा, ऑप्शन में भी थीटा, ट्राइंगल पुट कर दीजिए। क्लियर है। यहाँ पे हमने थीटा पुट क्यों नहीं किया, क्योंकि थीटा हम 45 पुट करते तो साइन 6, यहाँ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये दो अपने को सेम दिख रहे थे, तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता था। तो कोई अब 45 पुट करे तो भी बात बन सकती है, 45 पुट करने से भी ये काम हो जाता। देखिए मान लीजिए थीटा की जगह 45 पुट किया, 10 क्या बन गया 1, साइन क्या बनेगा 1/2। नीचे आते हैं 2 प्लस 10 प्लस कॉट, तो कितना बन गया ये 1/2 और ये बन गया नीचे 4, तो ये हो गया 1/8। अब 1/8 किसकी वैल्यू होगी, हमें वापस 45 पुट करना है, ये तो 1/2 बनेगा, ये 1/2 बनेगा, ये 2 की पावर √2 की पावर 6, ये भी 8 बनेगा, ये 1/8 बनेगा। ये लीजिए काम हो गया। तो थीटा पुट करने से भी हो जाता है और ट्राइंगल से भी, दोनों से हो जाता है ये क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है रेक्टेंगल का जो एरिया है 48 है, पेरीमीटर जो है 28 है, रोम्बस बनाया बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। देखिए इसने एक वर्ड यूज किया कि इसने रोम्बस बनाया। अगर ये रोम्बस नाम नहीं भी बोलता ना तो भी हम ये काम कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखिए ये जब हमने मेंसुरेशन पढ़ा था तो बहुत अच्छे से हमने बात की थी कि रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, सारी बातें हमने कर रखी है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए ABCD, ठीक है, इसके मिड पॉइंट्स मैंने चारों ले लिए। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन करता हूं X और Y, क्या XY का एरिया पूरे के एरिया का हाफ हो गया, हाँ या ना, पूरे के एरिया का हाफ हो गया XY, ऊपर भी आधा नीचे भी आधा। और अगर यहां मैं ये ट्राइंगल बनाता हूं तो आप मुझे एक चीज बताइए, XY पैरेलल है AB के, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है, दोनों का बेस सेम है, तो क्या पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ ट्राइंगल का एरिया हो जाता है। ऐसी थ्योरम हमने पढ़ रखी है। तो ABXY का जो भी एरिया है उसका आधा किसका हो गया, XYZ का हो गया। यानी ऊपर वाले का जो भी है आधे का भी ये आधा हो गया, नीचे ऐसी बात करें ये भी आधे का आधा हो गया। तो पूरा देखें तो ये पूरे का क्या ये हाफ नहीं हो गया भाई, ऊपर वाले हाफ का भी हाफ है, नीचे वाले हाफ का भी हाफ है, तो दोनों हाफ के हाफ जोड़ेंगे तो टोटल का हाफ हो गया। सीधा सीधा दिख रहा है कि ABCD का जो भी एरिया होगा उसका मिड पॉइंट जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये लीजिए ऊपर एरिया 48 है, हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। बहुत ही पप्पू क्वेश्चन। अब कोई इसमें भी कैलकुलेशन करने बैठे तो वो भी कर सकता है कि भैया रेक्टेंगल का एरिया 48 है, पेरीमीटर 28 है। अब एक चीज बताओ, यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि भैया चारों साइड जोड़ूं तो 28 होनी चाहिए, एरिया 48 किसका मल्टीप्लाई होता है,
16 इंटू 3 48 होता है, उसके बाद 8 इंटू 6 48 होता है। तो 8 6 वाला ज़्यादा बेटर दिखेगा आपको। क्यों दिखेगा? ये 8 ये 6, तो 8 और 6 14 का डबल किया तो 28 हो गया। 16 और 3 का डबल करते तो 28 होता क्या? नहीं होता। तो 8 और 6 48, मल्टीप्लाई किया तो ऐड किया तो पेरीमीटर किया तो 28, तो साइड हमें मिल गई 8 और 6। अब यहाँ पे आ जाओ, किसी भी रोम्बस का हाफ D1 D2 होता है एरिया, तो एक डायगोनल इसकी होगी 8, एक डायगोनल होगी इसकी 6। ये लीजिए 8 इंटू 6, ये लीजिए आपका आंसर आ जाएगा वापस क्या? 24। तो ये कैलकुलेशन से करके बता दिया, ये आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया। तो ऐसे क्वेश्चन, इनको टुच्चे क्वेश्चन कहा जाता है कि आपको थोड़ा सा अच्छे से अगर पढ़ाई की हुई होती है तो ये क्वेश्चन आपको बेसिक लगते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हेमिस्फेरिकल टैंक है, फुल ऑफ वाटर है, इट इज कनेक्टेड टू ए पाइप जो उसको एम्प्टी करता है 7 लीटर पर सेकंड रेट पे। ठीक है, हाउ मच अप्रोक्सीमेट टाइम इन मिनट्स विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक? अप्रोक्सीमेट टाइम बोला है, हाफ द टैंक अपने को एम्प्टी करना है, इंटरनल रेडियस इतना है। ठीक है, देखिए देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि एक चीज देखिए, आधे टैंक को खाली करने के लिए बोला आपको, तो जो ऑप्शन होंगे ना, ऑप्शन हमेशा वैसे देगा पूरे टैंक को खाली करने का टाइम और आधे टैंक को खाली करने का टाइम। आप देखिए इनमें कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जो किसी का हाफ है? तो आप नजर मारोगे 16 का आधा नहीं है, 11 का आधा नहीं है, 46 का आधा मुझे 23 दिख रहा है। इसका मतलब हो ना हो 46 मिनट पूरा टैंक खाली करने में लगेंगे, 23 मिनट आधा टैंक खाली कर। तो मैं एक बार ये ऑप्शन लगा के मैं यहां से निकल जाऊंगा, इसको मैं टिक करूंगा कि चलो रिव्यू करेंगे बाद में जब टाइम बचेगा। तो बाद में जब आप वापस आएंगे तब इसको आप रिव्यू कीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। ये मैंने देखा भैया, ये हमारा हेमिस्फेरिकल टैंक हो गया। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? देखो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई और आर क्यूब। 2.1 को मैं 21 ले लूं एक बार के लिए, तो नीचे क्या हो गया? 3 जीरो आ गए। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम मेरा है ये हेमिस्फेयर पूरे का है, लेकिन मुझे किसका निकालना है? हाफ द टैंक का लेना। तो इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा? आधा। ये जो आधा है ना, ये लोग मिस कर जाएंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि पूरे हेमिस्फेयर का आधा कर रहे हैं तो सॉरी पूरे स्फेयर का आधा कर रहे हैं तो हेमिस्फेयर हो गया। उनके दिमाग में जब तेज कैलकुलेशन चल रही होती है तो ये जब हाफ करते हैं 4/3 का 2/3, तो वो सोचते हैं हमने ये वाला काम भी कर लिया होगा, वो मिस कर जाते हैं। ऐसी गलती बहुत लोगों ने की होगी, मैं श्योर हूं इस बात पे। चलिए अपन ने हाफ कर दिया। ये जो वॉल्यूम आया ये हमारा किस में है? ये मीटर क्यूब में है। मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000। ये भी हमारी बात हो रखी है, ये लीजिए मैंने 1000 से गुणा कर दिया। ये हमारा काम किस में हो गया? लीटर में हो गया। अब इतना वॉल्यूम है, अब अपने को इसको क्या करना है? 7 की स्पीड से खाली करवाना है। तो लो भैया एक डिवाइड और मार देते हैं इसमें अपन, किसका? 7 का। तो इतने सेकंड लग जाएंगे। अब सेकंड में नहीं, अपने को आंसर किस में चाहिए? मिनट में चाहिए। तो ये लो भैया एक 60 का डिवाइड और मार देते हैं। अब फटाफट काटा पीटी रह गया। देखो 7 इंटू 3 21, 3 जीरो से 3 जीरो। ठीक है, और एक 7 से उड़ा देते हैं, ये गया 21। ठीक है, अब 21 इंटू 3 हो गया 63, नीचे है 60। ठीक है, ये 2 से 2 गया। अब 60 को मैं या 3 से उड़ा के दिखा देता हूं आपको, ये 20 और 21 को मैंने एक बार बराबर सा, 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो 22 को 1 से थोड़े से बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 22 की जगह तो 23 हो सकता है। ऐसा कोई ऑप्शन था क्या? ये रहा। आगे बात समझे? तो क्वेश्चन टफ नहीं था, बस इस हाफ की वजह से आप गलती कर सकते हो। अब देखो जो कैलकुलेट करेगा वो गलती करेगा। मैंने तो कैलकुलेट ही नहीं किया था, मैं तो पहले ही निकल गया था क्या करके कि भैया मुझे देखना है कोई किसी का आधा है क्या ऑप्शन। मैंने देखा 46 का आधा 23 है, मारो निकलो अपना काम खत्म। मुझे लगे यहाँ 3 सेकंड, अगर टाइम बचेगा तो मैं वापस आऊंगा, नहीं तो मेरा तो आंसर पहले भी सही था और बाद में भी सही है, क्या फर्क पड़ गया बताओ। तो ये रिस्क आपको एग्जाम में लेनी पड़ती है। इतनी भी रिस्क अगर नहीं लोगे तो फिर भैया कैसे सारे के सारे क्वेश्चन सही कैसे करोगे ये बताओ। कैलकुलेशन करोगे तो उलझोगे, करोगे नहीं एक बार सेफ निकल जाओगे। तो जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना कि यार ठीक है मैंने 10 मिनट में 13 क्वेश्चन कर लिए, 14 क्वेश्चन कर लिए, तो फिर आप गलती और कम करोगे क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि अब मैं सही चल रहा हूं एकदम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए थे नंबर सिस्टम के टाइम में। तो जब ये पूछे अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहा है तो आप भी तो अप्रोक्सीमेट ही करो ना। देखो करते हैं, कैसे करते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन मैंने देखे 0.5 का 5 गुना है, इसका आधा है, मतलब ऑप्शन दूर दूर है ये देखा जाए तो, कोई 2 गुना है, कोई 5 गुना है, कोई हाफ है, इस तरीके से। तो ये दूर दूर माने जाएंगे ऑप्शन। चलिए करते हैं। मैंने देखा ये 0.16 है, इसको एक बार 0.17 मान लूं।
0.17 को 3 से गुणा करें तो 17 इंटू 3 51, 51 को 5 को 8 से करें तो लगभग कितना हो गया 40, लेकिन ये 3 ऊपर वाले थे तो 40 से थोड़ा सा ऊपर। दूसरे शब्दों में समझाता हूं, चलो इसको एक बार मैं 0.2 समझ लूं। 0.2 को मैंने 0.8 से गुणा किया और इसको मुझे 0.3 से गुणा, ये हो गया 8 का डबल 16, 16 का 3 गुना 48। क्या इसको मैं 48 मान सकता हूं? मैंने पॉइंट सारे हटा दिए, मुझे दिख रहा है पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद सब में से पॉइंट के बाद एक डिजिट ही ले रहा हूं। इसको 16 को मैंने 2 बना दिया, 8 का मैंने 8 ले लिया, 3 का 3, कि यहाँ जितना एक्स्ट्रा है वो मैंने यहाँ देख के इसको एक सेट कर दिया, तो ये 48 बन गया। पॉइंट मैंने सारे उड़ा दिए, ठीक है। ऐसे ही नीचे बताओ, 2 को अगर मैं 6 की जगह 7 ले लेता हूँ, 7 का डबल 14, 14 का एक गुना होता है 14, लेकिन वो आगे कुछ है तो 14 का अपन मान लेते एक बार 15। ये लीजिए नीचे कितना हो गया 15। अब 15 को आप 48 से काटो, यहां देखो 2 7 इंटू 2 14, यहां भी कुछ एक्स्ट्रा है 14 का एकदम 14, और फिर आगे भी एक्स्ट्रा है तो मैंने 15 ही माना, वो 15 से ऊपर भी हो सकता है। तो 15 को अगर मैं इससे काटता हूं लगभग कहां आएगा, 3 के आसपास आएगा। अब नीचे क्योंकि वैल्यू ज्यादा थी मैंने अभी भी कम लिए तो 3 से वो क्या आएगा, छोटा आएगा। ऐसे ऑप्शन कितने के, 3 के आसपास का ऑप्शन। एग्जैक्ट आपको पूरा डीप मैथ्स में जाना है कि एकदम हम डीप मैथ्स में जा रहे हैं कि सबकी वैल्यू अपने को पता है। तो 0.167 का मतलब क्या होता है, 1/6। 0.833 का मतलब 5/6, और ये तो अपना 3/2 बन ही रहा है, इसको तो छेड़ते ही नहीं है, ठीक है। और ये अपना 2 बन गया। ये 6667 को क्या लिखेंगे, और ये 1250, ये लीजिए। ये तो अपने को पता ही है सारी। 1/8 का मतलब ये होता है, 5/6 का मतलब ये होता है, 1/6 का मतलब होता है। एकदम मैथ्स में घुस गए। ऐसे करोगे तो भी आपका क्या आएगा, आंसर तो वही आना, चेंज थोड़ी हो जाएगा। ये 4 से गया 2 बार, ठीक है। अब नीचे 3 और 2 है, ठीक है। ये बन गया 15/6 इंटू 6, और ये 6 ऊपर चला गया, 6 से 6 कट गया, कितना आ गया 15/6 मतलब 2.5। ये लीजिए आंसर। तो ये यहां दिमाग थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ा है। आप अप्रोक्सीमेट कुछ भी मान के चलो, आपका आंसर 2.5 ही आएगा, 2.5 के आसपास आएगा। देखो 2.5 के आसपास कोई है ही नहीं, 2.5 का डबल के आसपास है 5, और 2.5 का 1/5 है 5, तो ऐसा कोई है ही नहीं कि जो इतना दूर ले जाए आपको। आप कितनी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके कर लो, आप इसके आसपास ही पहुंचोगे। क्लियर। चलिए ज्यादा डिस्कस करने लायक क्वेश्चन नहीं है ये, आगे चलते हैं। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। कहता है बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। यहीं पे रुक जाते हैं। आगे का कहता है इस वर्टिकल हाइट इज 24 वॉल्यूम। देखो पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बता रखा है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इतना ही होता है। अब देखो हाइट अपने को 24 दे रखा है, 24 मतलब क्या हो गया अपने पास 3 का पाड़ा, तो जो भी वॉल्यूम आएगा वो किसके पाड़े, लेकिन वो 3 इससे भी तो कट भी तो सकता है, नीचे भी तो 3 है उससे कट सकता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन एरिया ऑफ बेस की बात करें, कर ही लेते हैं। ये लो एरिया ऑफ बेस कितना है जल्दी से बताओ, राइट इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया इंटू भुजा स्क्वायर इंटू ये लीजिए 24, 12 से उड़ाया 2 बार, तो 200√3 है क्या कोई, मतलब पप्पू क्वेश्चन है पिरामिड का, क्या कोई क्वेश्चन है ये। चलते हैं आगे। कहता है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द सर्कम सेंटर कोइंसाइड्स विथ, लो पूरा थ्योरी पूछ लिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें पता है चारों पॉइंट एक ही जगह पे होते हैं, चाहे सेंट्रोइड हो, ऑर्थो सेंटर हो, इन सेंटर हो और सर्कम सेंटर हो, चारों एक ही जगह पे होते हैं। तो कह रहा है सर्कम सेंटर किसके साथ मिलेगा, है कोई नाम, ये रहा सेंट्रोइड के साथ। पहली चीज ही ये बताई थी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में चारों पॉइंट एक जगह होते हैं, और आइसोसेलेस में क्या होता है, चारों एक लाइन में होते हैं। ये बात कर रखी है हमने अच्छे से थ्योरी में। चलिए आगे चलते हैं, ये तो हमारे लिए मुफ्त की रेवड़ियां थी। अगला क्वेश्चन, x + 1/x दे रखा है, क्यूब पूछ रखा है, बताओ कितनी बार फॉर्मूला बताया, k³ - 3k। ये लो k³, और ऐसा जब रूट में होता है इसका क्यूब करते क्या करते, एक बार स्क्वायर करते, एक बार इसी को लिख देते हैं। इसका स्क्वायर करो 12, और एक बार यही लिख दो, ये k³ हो गया, -3 × k क्या है, ये लीजिए। तो ये 24√3 में से 6√3 जाएगा, कितना बचेगा। इससे पप्पू क्वेश्चन अपने अलजेब्रा का हो ही नहीं सकता। सबसे बेसिक फर्स्ट क्लास में यही सीखते हैं, वही आ गया। आगे चलते हैं। चलिए कहता है व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल इतना रुपीज अमाउंट टू इतना इन 1 year 6 months इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली है, और
इंटरेस्ट पर एनम पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, पर एनम पूछा है, हाफ ईयरली लगा रहा है, और 15,600 का 19,600 हो रहा है। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, यहां इनको एग्जैक्ट माइनस करेंगे कि 19,683 15,625 माइनस कर लो भैया। मैं कहता हूं पहले आप ऑप्शन पे तो नजर मारो, 8 18 16 20 ऑप्शन पास पास है कि दूर दूर है, ऑप्शन दूर दूर है। अब मैंने एक चीज देखी कि 15,600 से ये 19,600 जा रहा है, कितने हजार का फर्क है, मोटा मोटी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4,000। इसको 16,000 मान लो एक बार के लिए, 16,000 के बगल में 16,000 पे 4,000 का अगर ब्याज मिल रहा है तो कितना ब्याज मिल रहा है, चौथाई ब्याज मिला, यानी 25%। अब 25% आपको अगर ब्याज मिल रहा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ये 3 अगर हाफ ईयरली में मिला है 25%, तो 8 8 8 होगा, तभी तो 25 के पास पहुंचोगे। तो हाफ ईयरली ब्याज देखे तो 8 8 8 के आसपास आया। अब वो एनुअल पूछ रहा है तो कितना हो गया, 8 और 8 16। है क्या कोई ऑप्शन, मारो निकलो, क्यों माथाफोड़ी करते हो इसके अंदर। तो क्वेश्चन टफ है क्या ये, मतलब बिना पेन चलाए ये क्वेश्चन होने लायक था, बिना पेन चलाए। हाँ, गलती आदमी ये कर सकता था कि 8 8 8 हाफ ईयरली निकाले और आंसर 8 ही मार दे, ये गलती हो सकता है 2 4 5 लोगों से हो सकती है, लेकिन 18 या 20 का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, मोड ऑफ द डाटा सेट करा 26, ठीक है। देखिए मोड क्या होता है कि जब सबको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही हमारा क्या होता है, मोड। इनमें हमने देखा सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है ही, ये दिख रहे हैं, ए 2 बार, ए एक बार आया, A+2 A+4 A+6 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 सबसे ज्यादा बार आया है, तो मोड क्या हो गया हमारा A+6, और उसकी वैल्यू कितनी है 26, तो ए कितना हो गया भैया 20। ये क्वेश्चन क्या सीजीएल मेंस के लायक है क्या, बताओ, पेन चलेगा क्या इस क्वेश्चन में, नहीं चलेगा ना। आगे आ जाओ। चलो, एक नंबर चूज करना है फ्रॉम द सेट 1 से 120, प्रोबेबिलिटी बताइए कि नंबर डिविजिबल होगा 6 से या 8 से, लेकिन 24 से नहीं होना चाहिए। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी डाल दी है, बाकी अपन ऐसे नंबर तो निकालते ही थे कि इसमें कितने हैं, तो जो फेवरेबल होंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। नीचे टोटल में सबके नीचे 120 है, यानी 1 से लेके 120 सबको ही माना इसने। फेवरेबल अपने कितने वो देख लेते हैं। तो देखो 6 के पहाड़े में 1 से लेके 120 तक कितने नंबर आएंगे, डिवाइड बाय 6 वाले कितने होंगे, 20 इंटू 6 120 होता है, 20 नंबर हो गए। डिवाइडेड बाय 8 के पहाड़े में 120 तक कितने आएंगे, 15 इंटू 8 120 होता है, 15 आ गए। और 24 के पहाड़े वाले कितने होंगे, 24 इंटू 5 होता है 120, ठीक है। तो देखो 20 अपने पास 6 के पहाड़े वाले हैं, 15 अपने पास 8 के पहाड़े, टोटल कितने हो गए 15 और 20 35, ठीक है। अब जो 24 के पहाड़े में वो 6 वाले में भी आए हैं और 8 वाले में भी आए, तो 5 जो है इसमें भी काउंट हुआ, इसमें भी काउंट हुआ, तो कितने कम कर दूं, 10 कम कर दूं, तो फेवर में अपनी बातें कितनी रहेगी 25, टोटल कितनी है 120। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अपने पास, 25 अपॉन 120, ये लीजिए अपना आंसर हो गया। तो मुश्किल क्या है, अब देखो आंसर इसने 25/120 लिखा है, ऐसा आंसर नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये अभी क्या हो रहा है, कट रहा है, तो कट पिट के और छोटा आना चाहिए था आंसर, पर जैसा है अपन तो वैसा ही टिक करेंगे। चलते हैं आगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में शायद कुछ पंगा हुआ था, आंसर की में ये वाला आंसर दिया हुआ है, ऐसा ही है क्या, तो ये आंसर कैसे आएगा बताओ, 23 कहाँ से ले आओगे आप, तो मतलब है, तो इसको चैलेंज कर देना, ये खोटा ही है, अपना आंसर क्या रहेगा 25/120। चलते हैं आगे। कहता है एबीसी ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में 2-3-5 के रेशियो में, 4 महीने बाद ए ने बढ़ा दिया और बी ने कम कर दिया, सी ने सेम रखा, तो बी का प्रॉफिट बताओ अगर टोटल प्रॉफिट इतना है। अब बताओ, मतलब पार्टनरशिप का इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या, पेन चलाना चाहो चलाओ, नहीं चलाना चाहो मत चलाओ। ये देखो 2-3-5 ये स्टार्टिंग में थे, कहता है 4, ये 4 महीने का टाइम पीरियड है अपना, तो कहता है ए ने अपनी कैपिटल क्या कर दी 50%, 2 का 50% बढ़ाओगे तो 3, बी ने अपनी 1/3 कम कर दी, तो 3 का 1/3 कम कर दोगे तो 2, और सी का क्या है सेम रहेगा, पहले 4 महीने फिर अगले 4 महीने फिर और 4 महीने रहेंगे ना, उसके बाद तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, जो है वही रहेगा। ये लीजिए अगले 4 महीने, तो पूरे साल का देखे तो इनका कितना हो गया 6 2 8 4 3 7 और ये 15। किसका पूछ रहा है, बी का शेयर, बी का शेयर कितना होगा 7, टोटल कितना है 15 15 30, किस में से 33,000 में से। ये लो भैया, काट पीट के कितना आ जाएगा 11 × 7 77।
मतलब इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है पार्टनरशिप का, बताओ। चले आगे। हाँ, कुछ लोग गड़बड़ क्या करते हैं, ये लाइन लेते हैं, ये लाइन लेते हैं, इसको भूल जाते हैं, वो फिर ये नहीं देखते। एक्चुअल में देखो, ये 4 महीने की लाइन है, फिर ये 4 महीने की लाइन है, पूरे साल की बात हो रहा है, तो फिर 4 महीने जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। क्लियर है ये चीज? चलते हैं आगे। बताओ ऐसा क्वेश्चन, जब भी मैंने कहा इस तरीके की चीजें आती है सब में 45 ठोक दिया करो। काहे कि नहीं कहा अच्छे से? ये लो 3/2 साइन 45 कॉस 45 क्या हो गया 1 माइनस, ये लो साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 कितना हो गया 1, क्योंकि साइन का ये इसको उल्टा करेंगे तो कॉस 39 बनेगा, तो दोनों 39 39 है तो क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। या दोनों जगह 45 45 करो, आधा प्लस आधा 1 हो गया, तो √1। तो 3/2 में से कोई एक निकालेगा तो क्या बचेगा? ट्रिग्नोमेट्री की नैया डुबा दी इन्होंने ऐसे क्वेश्चन ले लेके। इतना कुछ हमने पढ़ा और क्या पूछा? ये पूछा। चलिए, ये कहता है फाइंड द मीडियन। मीडियन पूछ रहा है भैया, मीडियन क्या होती है बताओ। अब अगर आप फॉर्मूले में जाओगे तो आप क्या हो जाए, उलझ जाओगे। मीडियन का मतलब क्या होता है? देखो, एवरेज जो होता है, मीन वो तो हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। मोड हमने क्या बात कर रखी है, जो सबसे ज्यादा बार आ रखा है। और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बताइए। लंबा चौड़ा फॉर्मूला था एक, बहुत लंबा, याद होगा, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ को नहीं होगा। तो जिनको याद है वो तो इस क्वेश्चन को ट्राई मारेंगे, जिनको याद नहीं है वो छोड़ के भाग जाएंगे। अब ऐसा काम करना ही नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ फ्रीक्वेंसी 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। तो मिड पॉइंट कहाँ से दिख रहा है? देखो, ऊपर 8 और 5 कितने हैं, 13। नीचे 6 और 5 कितने हैं, 11। तो बीच में से तो अपन यहीं बैठे हैं ना। तो जो भी हो, ऊपर 13 है, नीचे 11 है, तो इसी के आसपास अपने फंसेंगे। मीडियन जो फंसेगा कहाँ फंसेगा, इसके आसपास। तो ये रेंज क्या है, 20 से 30। 20 से 30 रेंज में कोई ऑप्शन है क्या? कौन है? मार दो, निकल लो। कैसा लगा? ये होता है मीडियन। तो अब इसको अगर उस फॉर्मूले से करने बैठोगे यहाँ पे, तो भैया अभी तो नहीं कर पाएंगे अपन। फर्स्ट किया पूरा का पूरा वही एल प्लस ये वो करके, ये वेस्ट करने। आप ये देखो, इसने ऑप्शन इतने दूर दूर क्यों रखे? अगर इसको वो करवाना था ना, तो ये ऑप्शन देता 23.3, 21.4, 24.6, इस तरीके के अगर ऑप्शन देता, 20-30 की रेंज में चारों ऑप्शन होते, तो भैया आपको झक मरा के वो सॉल्व करना ही पड़ता। ये नहीं सॉल्व करवाना चाहता। ये कितनी बार बोल चुका हूं मैं कि ऑप्शन देखा करो, ऑप्शन देखा करो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, कहता है एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ऑन हेड्स ए बी सी डी ई इस रेशियो में है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी सी डी ई का दिया हुआ नहीं, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है द एक्सपेंडिचर ऑन ई इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए डी। कह रहा है ई की जो वैल्यू है ना, ए और डी का जो एवरेज है, वो ए और डी का एवरेज कितना होगा, 11 और 3 14 का एवरेज 7। तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। आगे कहता है इफ द एक्सपेंडिचर ऑन सी एक्सीड्स दैट ऑन बी बाय 18,000। सी और बी के बीच में जो डिफरेंस है ना वो 18 है। सी और बी में कितना डिफरेंस है 5 और 7 के बीच है 2 का। 2 का मतलब अगर 18,000 है तो 1 का मतलब 9,000। पूछ किसका रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल कितना हो गया ये, 7 और 3 10 और 11 और 5 7 7 14 और 7 21 22 और 10 32 और 1 33 हो गया क्या, 33। तो 33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 33 इंटू 9 बता दो। 9 के पहाड़े में 27, लास्ट में 7 7 7 7, ये रहा। ये लीजिए, क्या टफ था इसके अंदर, बहुत बेसिक कैलकुलेशन सबको आती है। ये तो कुछ है इसमें बताने लायक। चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है वीकली एक्सपेंडिचर इन डॉलर ऑफ 5 फैमिलीज ऑन ग्रोसरीज ए बी सी डी इतना है, फाइंड एवरेज फैमिलीज अबोव एवरेज। फाइंड एवरेज, पहले तो कह रहा है एवरेज बताओ, फिर फैमिलीज अबोव एवरेज बताओ, और डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट बताओ। एक चीज बताओ, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट है तो 250, 400, 350, 500 और 300। हाईएस्ट तो मुझे दिख रहा है यहाँ 500, लोवेस्ट दिख रहा है 250, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया 250। तो लास्ट में तो आना चाहिए 250, तो ये तो हटा दो। तो जो ऑप्शन पहला हटता है ना, उसका जो भी वैल्यू होती है ना वो हमेशा सही होती है। ये मानते हो या नहीं? तो 360 और कहाँ पे है, इन दो में। यानी मैंने मान लिया कि एवरेज कितना होगा, 360 होगा। कोई करना चाहे तो कर लो भैया, मैंने तो मान लिया यहाँ पे 360 अगर एवरेज है, तो 360 से ऊपर वाली फैमिलीज कितनी है, 360 से ऊपर है 1 2 2 ही है। बी और डी, बी और डी कहाँ है, बी और डी ये है, ये तो कट चुका है, ये बी और डी है, और उसमें भी हमने एवरेज क्या माना है 360। मारो निकलो, कहाँ मुश्किल है इसमें।
क्योंकि अगर एवरेज आपका 350 होता तो वो 350 तो ऑड वन आउट वैसे ही निकल रहा है बेचारा, हो ही नहीं सकता था। चलिए आगे। कहता है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस टू कॉर्ड। बताओ, ये क्वेश्चन क्लास का क्वेश्चन, और हर क्लास का क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि एक बार कराया, हर क्लास में जब भी हम सर्कल स्टार्ट करते हैं हमारा चौथा या पांचवा पॉइंट यही होता है, जिसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड। अभी भी उठा के मेरी ज्योमेट्री की कोई भी क्लास उठा लो, सर्कल की पहली क्लास, सर्कल की पहली क्लास में हम लेंथ ऑफ कॉर्ड पढ़ते हैं। 3 कंडीशन की बात की थी, बताइए क्या क्या कंडीशन है। कि अगर सेंटर पे थीटा 60 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, आर के बराबर। थीटा अगर 90 है तो लेंथ क्या हो जाएगी, √2r के बराबर। और थीटा अगर 120 है तो लेंथ क्या हो जाएगी, √3r। यही 3 बातें करी थी कि अगर सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ये थीटा क्या है हमारा, एंगल एट सेंटर, कि कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर पे 60 डिग्री बना रही है तो उसकी लंबाई r होगी, 90 बना रही है तो √2r, 120 बना रही है तो √3r। इस क्वेश्चन में देखिए कॉर्ड जो है वो 60 डिग्री बना रही है, कहाँ पे बना रही है, सर्कमफेरेंस पे। तो कोई कॉर्ड अगर सर्कमफेरेंस पे 60 बना रही है तो सर्कल सेंटर पे क्या बनाएगी, 120, और सेंटर पे अगर 120 बनाएगी तो इसकी लंबाई क्या होगी, √3r। तो कह रहा है रेडियस का कॉर्ड के साथ रेशियो क्या है, तो रेडियस तो है r और कॉर्ड की लंबाई है √3r, तो क्या रेशियो आया। क्लास का, हर क्लास का ये क्वेश्चन है। अब ये भी अगर कोई खोटा करता है क्लास पढ़ने के बाद तो फिर तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। चलिए कहता है डायगोनल्स ऑफ 3 फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड आर दिस, फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब पहली बात तो जो नए बच्चे हैं उन्होंने ये वर्ड ही नहीं सुना होगा कभी, लेकिन अगर मेरी क्लास अटेंड की है तो मैं हर बार ये नाम लेता हूँ। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड क्या होता है, उसके अलावा हमने एक नाम और यूज कर रखा है, क्या, टेट्राहेड्रन। ठीक है, जब हम प्रिज्म और पिरामिड पढ़ते हैं तो हम ये 2 नाम भी साथ में यूज करते हैं, पैरेललोपाइपड और टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन एक तरीके का पिरामिड होता है और पैरेललोपाइपड एक तरीके का प्रिज्म होता है। प्रिज्म को ही हम यहाँ पैरेललोपाइपड कह रहे हैं। और रेक्टेंगुलर वर्ड यूज किया तो यानी उसका बेस कैसा है, रेक्टेंगल है। यानी एक रेक्टेंगुलर बेस का कोई चीज है, ऊपर से भी वो रेक्टेंगल है, और ऐसा कोई आपके सामने प्रिज्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोपाइपड बोलते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, कहता है डायगोनल्स ऑफ 3 फेसेस फ्रॉम ए पॉइंट फाइंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो ये एक ऐसा है कि इसके आप किसी भी एक कॉर्नर पे चले जाओ, कोई भी एक कॉर्नर, मान लीजिए ये आपका कमरा ही है, तो मान लीजिए मैंने ये वाला एक कॉर्नर पकड़ा, कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं। ये कॉर्नर अगर मैंने पकड़ा, इस कॉर्नर से जो तीनों फेस है उनके जो डायगोनल्स है वो √5, √10 और √13 है। तो इसकी वॉल्यूम बताइए। देखो, ये हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है, और इसको हम हमारी क्या मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं। इस पॉइंट से पहला डायगोनल मैं ये ले रहा हूं, तो क्या ये लंबाई और चौड़ाई का रूट नहीं होगा स्क्वायर करके, तो क्या मैं l² प्लस b² का रूट जो है इसी को √5 मान रहा हूं एक बार के लिए। फिर अगर मैं दूसरे फेस की बात करता हूं, या इसको कमरे से समझिए, ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि इस कमरे में हमने इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो डायगोनल हमारा बन रहा है ये तो बन गया लंबाई और चौड़ाई के स्क्वायर का रूट। ठीक है, इससे अगर मैं इस वाले पे जा रहा हूं तो वो चौड़ाई और हाइट का स्क्वायर का रूट बन गया, तो एक बन जाएगा l² और h² का रूट, इसको मान लेते हैं 10, और एक हो जाएगा चौड़ाई का और हाइट का स्क्वायर, ये बन गया हमारा √13। तो इस तरीके से 3 चीजें बन रही है हमारे सामने। ठीक है, 3 फेस यही तो होंगे, एक फेस का डायगोनल, दूसरे फेस का डायगोनल और तीसरे फेस का डायगोनल। 3 फेस होते हैं, तीनों के डायगोनल ले लिए, तो एक में LB होगा, एक में LH होगा, एक में BH होगा। अब यहाँ पे अपने को सेटिंग बिठानी है, √5 किसका किसका स्क्वायर ऐड करूं तो आएगा, तो कोई भी बंदा बता देगा कि सर ये तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हुआ होगा, सही बात है। और √10 पे अगर जाए तो कोई भी कह देगा कि सर ये तो 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हुआ होगा ऐसे। और √13 की बात करें तो सर ये 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हुआ होगा। इस तरीके से ये वैल्यूज आपको थोड़ी सही नहीं ली होंगी, इसको थोड़ा प्रॉपर लिखता हूं, देखो मैं ऐसे समझिए, √5 लिया है तो हम मान लेते हैं ये सबसे बड़ा है तो इसको अपन l² और b² मान लिया एक बार। ठीक है, यहाँ पे 3 हमारी लेंथ है, 2 विड्थ है। ठीक है, ये l² प्लस h² हो गया होगा, और ये
बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया। इस तरीके से ये बैठा हुआ, ये 3 2 है, ये 3 1 है और ये 2 1 है, ठीक है। तो इससे हमारे पास LBH निकल के क्या आ गई, 3 2 और 1 आ गई हमारे पास। पूछ क्या रहा है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, तो क्या हो गया मल्टीप्लाई कर दो भैया, ये हमारा वॉल्यूम कितना आ गया। तो क्या ये क्वेश्चन टफ था क्या? अब किसी ने पैरेललोपाइपेट सुना ही नहीं, वो इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहा कि ये क्या चीज़ है, तो भैया उसके लिए तो ये ऐसे समझ लो रॉकेट साइंस है। और जिसने ये पहले से पढ़ा हुआ है और बिल्कुल हमने जब 3D पढ़ी थी तो हर एक चीज़ को अनुभव किया था कि भैया ऐसे प्रिज्म होता है, ऐसे उसके अंदर घुस के समझना होता है हमेशा। प्रिज्म के भी अंदर जाके देखो कि प्रिज्म कैसा है, पिरामिड के अंदर से महसूस करो पिरामिड कैसा, तब जाके ये क्वेश्चन 1 सेकेंड में उड़ाते हो आप। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है ये है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होता है बताइए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या हो जाता है, बस नो सॉल्यूशन की बात है। तो x के साथ तो हो गया 3, a2 हो गया हमारा 9 और इधर हो गया माइनस का k, इधर हो गया माइनस का 18। तो माइनस से माइनस तो कट गया, कितना आ गया 9 से उड़ाए तो 2, k की वैल्यू कितनी आ गई। अब ये कोई क्वेश्चन है क्या? नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तीनों की बात कर रखी है हमने। नो सॉल्यूशन में होता, यूनिक सॉल्यूशन में तो ये नॉट इक्वल टू हो जाता है और नो सॉल्यूशन में ये इक्वल टू होता है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाता है, C1 अपॉन C2 भी आ जाता है। क्लियर है? ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने कोऑर्डिनेट के अंदर। चलते हैं आगे, चलिए कहता है इसमें एग्जैक्टली 3 डिविजर्स हो ऐसे कितने इंटीजर्स है। नाइस क्वेश्चन। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि भैया 1 से 100 तक ऐसे कितने इंटीजर है जो जिनके खुद के सिर्फ 3 ही डिविजर है। ऐसा कब होगा? देखिए कि देखो 1 तो सबका डिविजर होगा ही होगा और वो सेल्फ जो है वो भी खुद का होगा ही होगा, उसके अलावा एक डिविजर और चाहिए। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब किसी प्राइम नंबर का भी आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ऐसा कब होगा? जब हम किसी भी प्राइम नंबर का भी क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। लेकिन इसमें भी हमेशा नहीं होगा, ये चेक करते हैं। देखिए जैसे एक को तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि एक में तो 3 डिविजर है ही नहीं, वो खुद ही है। 2 का स्क्वायर बताइए एक बार, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। सारे क्यों ले रहे हैं हम, ओनली प्राइम लेने हैं ना, कोई बात नहीं, अब सबके ही ले लेते हैं ना। ये लो 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का। ये लो, अब इसमें से हमने जो स्क्वायर लिए हैं किस किस के लिए हैं, 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का और ये 10 का। हमें दिख रहा है भैया 4 के कौन डिविजर है, 1 है 2 है और खुद 4 है, सही है क्या? 9 की बात करें तो 1 है 3 है और खुद 16 की बात करें तो 1 2 8, ये तो और उसका 16 भी है, हटा दो इसको। तो 25 की बात करें तो 1 5 और 25 है, ठीक है। 36 की बात करें तो 1 है 3 है फिर 9 है 2 है, बहुत सारे हैं, हटा दो। 49 में 1 7 और 49 है। 64 में फिर 1 2 4 8 16 सारे हो जाएंगे, हटा दो। 91 में 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा 27 हो जाएगा, बहुत सारे बहुत सारे। तो कितने रह गए अपने पास, 4 9 25 और 49। ये 4 ऐसे इंटीजर आए जिनके क्या है 3 डिविजन है। तो कौन है भैया बताओ, 1 2 3 4। कितने पूछ रहा है, कितने हैं, तो क्या आंसर हो गया 4। और वैसे देखे तो 2 प्राइम था, 3 प्राइम था, 4 प्राइम नहीं था, 5 प्राइम है, 6 नहीं था, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। तो कह सकते हैं अपन सीधी सीधी बात कि भैया प्राइम नंबर के जो स्क्वायर्स हैं सिर्फ वही ऐसे होंगे जिनके 3 डिविजन, क्योंकि प्राइम नंबर का 1 रहेगा वो खुद प्राइम नंबर होगा और फिर जो वो स्क्वायर हो गया वो सेल्फ हो गया। इतने 3 ही तो हुए उसके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था कि थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, अदरवाइज इसमें लोग बहुत सारा टाइम खराब करके भी समझ नहीं पाते कि अब क्या करें, वो सारे नंबर चेक करने लग जाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। चलें आगे। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। भैया सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल बना दो, ए बी सी, एंगल बी को हमने 90 डिग्री बता दिया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है देखिए, कहता है ए बी की वैल्यू 6 है, बी सी की वैल्यू 8 है। ये 6 8 है तो ये तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या आता है 10 आ जाएगा।
कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर। मुझे बताइए राइट एंगल ट्राइंगल में सेंट्रोइड कहाँ होता है? पहला क्वेश्चन। सेंट्रोइड क्या होता है? जहां पे तीनों मीडियन कहाँ पे मिलेगी भाई? यहां से एक मीडियन आएगी, यहां से एक मीडियन आएगी, यहां से एक मीडियन आएगी। तो अपन यहां से जो मीडियन जा रही है जो इसको आधा आधा कर रही है, यहां से एक मीडियन आ रही है जो इसको आधा आधा कर रही है, तो ये अपन सेंट्रोइड मान ले। ये तो हो गया हमारा क्या जी। इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? ऑर्थो सेंटर होता है जहां तीनों 90 डिग्री परपेंडिकुलर मिलते हैं। यहां से जो परपेंडिकुलर आया वो यहां मिल रहा है, यहां से आया यहाँ, ये हमारा क्या हो गया? यही वर्टेक्स, राइट एंगल वर्टेक्स को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो ये डिस्टेंस किसका कह रहा है? जी और एच के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है भैया। ये डिस्टेंस बता दीजिए कितना हो गया। क्लियर है? तो देखो मुझे एक चीज बताओ, इसको अगर मैं पॉइंट कह देता हूं डी, क्या ये बी डी का 2/3 है क्या? क्या सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में तोड़ता है ना? तो अगर पूरा अगर 3 है तो उसका 2वां हिस्सा है ये। तो क्या ये बीडी का 2/3 है? अब याद कीजिए मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया था कि भैया एक डायग्राम ये होता है और एक डायग्राम ये होता है। यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, इसमें तो ये भी 90 हो जाता है बीडी और इसमें ये मीडियन हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो BD होता है ये क्या होता है? AB इंटू BC अपॉन में AC। और यहाँ पे 3R बताए थे अच्छे से, RRR शॉर्ट भी बनाया था हमने कि जब ये हाइपोटेन्यूस होता है तो ये इसका हाफ हो जाता है RRR। तो यहाँ पे यही वाली बात है। तो BD जो है वो एक तरीके से मीडियन है, तो क्या होगा? ये भी R होगा, ये भी R होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? R। तो 10 का आधा R की वैल्यू कितनी होगी? 5। और 5 का भी हम क्या कर दें? तो यहां तो ये जो BD है ये क्या होता है? हाइपो का आधा हो जाता है, हाइपोटेन्यूस का। और यहाँ BD क्या सिखाया था? यहाँ हमारा BD हो जाता है, बताओ क्या हो जाता है? AB इंटू BC का अपॉन में AC। तो ये दो डायग्राम मैंने हजारों बार सिखाए हैं, ये वही डायग्राम है। इसमें BD हम निकालते थे, इसने BD में भी क्या कर दिया? इतनी चीज पूछ ली। तो ये हमें पता है 2/3, उधर वाली पूछ लेता तो क्या हो जाता? 1/3। तो क्वेश्चन तो कितने जितने बनाने चाहो उतने बना, कंसेप्ट तो यही है, मुश्किल है क्या? चलें आगे। तो अब अगर ये पूछ लेता कि भैया यहाँ पे सरकम सेंटर ये है, डी पॉइंट है, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस बता दो, तो वो क्या हो जाती है? 1/3 हो जाती है इसकी पूरे की। क्लियर है ये चीज? तो ये अपन बात कर चुके हैं, आगे चलते हैं। देखिए अरे तेरी इतना तगड़ा क्वेश्चन, 4800 रुपए को एबीसी में बांटना है, इस रेशियो में बांटना है। तो कह रहा है कि बी को ए से कितना ज्यादा मिलेगा? बी को ए से एक ही तो ज्यादा मिला है। टोटल कितना है? 5 4 9 3 12। 12 का मतलब 48 है, तो एक का मतलब। अब कोई ये क्वेश्चन भी खोटा करके आ जाए उसको फिर तैयारी छोड़ देनी चाहिए भैया। और इसमें भी अगर कोई पेन चला रहा है उसको भी तैयारी छोड़ देनी चाहिए। चलिए, ये कहता है सेट ऑफ वैल्यूज है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? क्या बात है, बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए जब हमने क्लास लगाई थी मीन मोड मीडियन सारी चीजें जब हमने पढ़ी थी ये स्टैटिस्टिक्स, तो एक चीज बताई थी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले मतलब पे जाओ। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है जितने भी सेट डाटा सेट है आपके पास उनके बीच में आपस में गैप कितना रह रहा है, मोटा मोटी, कि वो कितना डेविएट कर रहे हैं एक दूसरे से, उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जैसे मान लो कोई सेट है उनके बीच में कोई स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे इसने बोल रखा है भैया इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। अब सभी डाटा सेट में से अगर आप सेम वैल्यू माइनस कर रहे हो तो सेम वैल्यू ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, देखो प्लस कर लो या माइनस कर लो, इससे स्टैंडर्ड डेविएशन में नो चेंज रहता है। क्यों चेंज नहीं रहता? मान लो दो चीजों के बीच में 5-5 का गैप आ रहा था, अब सब में से आपने 7-7 कम कर लिए तो गैप चेंज थोड़ी हो गया, अब भी तो गैप 5-5 का ही रहेगा। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फर्क आएगा? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरा डाटा सेट ऐसे था 6, 12, 18 और 24, या थोड़ा छोटा ले लेते हैं, चलो 4, 8, 12, 16। यहाँ गैप कितने का चल रहा है? मोटा मोटी 4 का मान लेते हैं। अपना स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है यहाँ पे? 4। अब इन सब में से अगर मैं 2-2 निकाल दूं, मान लो माइनस कर दिए 2-2, तो क्या बन गया मेरा डाटा सेट? 2। कितने का गैप है? स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा क्या चल रहा था? 4 चल रहा था ना, अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना बन गया? ये 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 अब देखो इनमें गैप कितने का आ गया?
तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या मेरा मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं हो गया क्या? ये सीखने वाली चीज है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी होता है प्लस या माइनस अगर सारे डाटा सेट में सेम करते हैं तब तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई या डिवाइड, जितने से किया उतने से हो जाएगा। ये अच्छी सीख है आपके लिए। चलते हैं आगे। कहता है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स आर इतना है, फाइंड द मोड एंड नंबर स्कोरिंग अबव एवरेज। क्या बात है, मोड क्या होता है? सबको अरेंज करो, ज्यादा बार कौन है देख लो। 5 8 7 9 6 7 8 7 7 मेरे को 1 2 3 बार दिख गया, तो मोड कितना हो गया? 7 आ गया। अब मोड आने के बाद इनको एक बार अरेंज करके देख ले अपन। 5 6 फिर कितनी बार 7 है? 3 बार 7 है। 8 कितनी बार है? और 9 कितनी बार है? और ये 10 है। कितने? 9 हो गए। तो एवरेज अगर अपन इनका देखें तो देख लेते हैं एक बार। यहाँ 3 बार 7 है, 2 बार 8 है। देखो अपन मान लेते हैं 7 को एक बार एवरेज मान लेते हैं, तो ये तो 0 0 0 है, ये -1 ये -2, ये +1 +1 +2 +3, 3 2 5 और 2 7, तो यहाँ आ गया 7 में से 3 गए, 4 एक्स्ट्रा है 7 में, तो 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 0.5 से थोड़ा सा, तो 7 पॉइंट समथिंग अपना क्या आ रहा है? 7.1 मान लो, ये अपना एवरेज है। तो 7.1 से ऊपर वाले कितने हैं? 8 2 बार है और 10 9 है और 10 है। कितने? 1 2 3 4 लोग एक्स्ट्रा है, तो 4 कहाँ है? समझ में आया मैंने फटाफट क्या कर दिया कि हमने एवरेज निकाला अप्रोक्सीमेट, कि भाई 7 हमने एवरेज माना तो ये ज़्यादा है ये कम है, डिफरेंस देखा तो 7 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन 8 तो नहीं पहुंच रहे वो। तो 7 से ऊपर वाले लोग कितने हैं? तो 7 से ऊपर वाले लोग देखे, 2 8 है, 1 9 1 10 है, तो 4 लोग ऊपर है। तो मोड हो गया 7 और कितने लोगों के एवरेज से ज्यादा है? वो हो गए 4। चलें आगे। मीन पूछ रहा है, मीन पूछ रहा है। वापस वही मीन में अगर आप फिर वो सिग्मा FI XI अपॉन FI पे जाओगे फिर टाइम लगाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन का मैंने आपको बताया कि भाई जल्दबाजी में मतलब फास्ट कैसे होगा। तो इसका बीच का वैल्यू बताओ क्या है? 25 और 29 के बीच में क्या आएगा? 27। यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, छोड़ो उसको। अब इधर देखो, 2 4 6 7 है, तो 3 ऊपर छोड़ देते, 3 नीचे, ये 3 ऊपर छोड़ दिए, ये 3 नीचे छोड़ दिए। ठीक है, ऊपर वाले कितने लोग हैं? 20 और 10 30 ऊपर है, नीचे कितने? 30 और 10 40। 30 लोग भैया ऊपर बैठे हैं, 40 लोग नीचे बैठे हैं। पलड़ा तराजू का किसकी तरफ जाएगा? 40 की तरफ जाएगा। मान लेते हैं बीच में मेरी वैल्यू ये थी 42, लेकिन पलड़ा भारी किसकी तरफ है? नीचे की तरफ है। तो 42 से तो मैं आगे जाऊंगा, तो 42 से थोड़ा सा ज्यादा कोई ऑप्शन है क्या? देखो कौन है? लगाओ और भागो, ये तराजू कंसेप्ट है। मीन मोड मीडियन अपनी जगह, हमारा तराजू बहुत फास्ट चलता है। कितने सेकंड लगे ये बताओ? कुछ सेकंड लगे। हाँ, अगर ऊपर लोग ज्यादा होते, ये 40 ऊपर की तरफ होते, तो हमारा पलड़ा ऊपर की तरफ जाता, तो 42 से कम की तरफ जाते हम। आ रही बात समझे? तो मीन हमेशा ऐसे ही, सब कुछ ऐसे ही निकलता है तराजू के कंसेप्ट से। ऑप्शन देख लिया करो, पास पास है कि दूर दूर है, तो फटाक से निकाल लेते हो आप। चलें आगे। चलिए, कहता है एक स्फीयर है, रेडियस 21 है, 8 आइडेंटिकल पीसेस से 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कट लगाए तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पीस पूछ रहा है। देखो भैया, ये जो क्वेश्चन है ना स्फीयर वाला, ये क्वेश्चन अपनी रील से उठा लिया एसएससी ने। हमने एक रील बनाई है, आपने देखा होगा, हमने एक बढ़िया सा एक तरबूज बनाया था, और उस तरबूज में हमने बताया था ऐसे अगर 3 हम कांटे लगाते हैं तो क्या होता है। देखिए, तरबूज का बाय डिफॉल्ट सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। स्फीयर का यही होता है। अब देखो, जैसे इस तरबूज के मैं पहला कट मारूंगा तो तरबूज के कितने टुकड़े होंगे? 2 होंगे या नहीं होंगे? तो 1πr² यहाँ पे बना, 1πr² यहाँ पे बना, यानी एक कट लगाने से कितना सरफेस एरिया बढ़ गया? 2πr² हमारा क्या हो गया? ऐड हो गया। तो 3 कट लगाने से कितना होगा? 3 कट लगाने से 6πr² बढ़ जाएगा। तो भैया 4 हमारा पहले से होता है, 6 हमारा बढ़ गया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? अब 10πr²। सही है क्या? अब 10πr² टोटल सरफेस एरिया। टुकड़े कितने हैं हमारे? 8 टुकड़े हुए, तो एक टुकड़े का कितना हो जाएगा? 1 पीस का अगर सरफेस एरिया किसी को निकालना है तो 10πr² का क्या कर दो? बटा 8 कर दो। अब वैल्यू पाई तो पाई में पड़ा है, रेडियस बता दो जल्दी से। 21 है क्या? ये 21 × 21 कर दिया, नीचे क्या आ गया? 8 आ गया। तो काट पीट ले क्या? 21 का स्क्वायर बताना जल्दी से। 4 4 1 को अगर 8 से उड़ाते हैं तो 8 × 5 40, फिर 40 है, तो 550 के आसपास कोई है क्या? मारो निकलो।
क्या मुश्किल था? तो ये 10 पाई आर स्क्वायर तो रटा रखा था मैंने, उसको बट्टा 8 ही तो करना था। रील के अंदर हमने ये पूरी बातें कर रखी है, देखना एक बार उस रील को वापस से। और मैंने कहा भी था कि ये अच्छा क्वेश्चन है, कभी ना कभी आएगा, और आ गया, देखो इसी साल आ गया। चलते हैं आगे। कहता है साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा अपॉन ये, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो भैया ये तो दिख ही रहा है, कॉस इधर ले जाओ तो साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, टेन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन वाई, सिंगल फंक्शन दिया हुआ है, ट्राइंगल बना लो मेरे भैया। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, थीटा हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। अब क्या पूछा, साइन थीटा माइनस कॉस, साइन की वैल्यू ये अपॉन ये, कॉस की वैल्यू ये अपॉन ये, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ये कोई क्वेश्चन है क्या अपने लिए? चलो आगे। कहता है पी और क्यू किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं, उन्होंने 6 दिन साथ में किया, फिर क्यू को आर ने बदल दिया, बचा हुआ काम 8 दिन में हुआ है, तो कितने दिन में आर अकेला 60% कर लेगा? नाइस क्वेश्चन। देखो एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, पी और क्यू 20 और 30 दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में इन्होंने काम साथ में किया। देखो 20 और 30 अगर साथ में करते तो 12 में निपटा देते, 6 दिन इसने अकेले ने किया, यानी आधा काम तो दोनों ने मिलकर निपटा दिया। अब आधा काम बचा है, उस आधे काम को भी इन दोनों ने 8 दिन लगाए, यानी 6 ही लगने चाहिए थे लेकिन 8 लगे हैं। इसका मतलब आर की स्पीड जो है वो क्यू से भी क्या है, कम है। क्यू से भी कम है, तो ये 30 दिन में पूरा कर रहा है, तो वो 60 दिन में पूरा करेगा, 60 से भी ज्यादा दिन में पूरा करेगा। और 60 का 60% 36 होता है, तो 36 से बड़ा आंसर कोई है क्या? 36 से बड़े 2 आंसर, 2 ऑप्शन तो मैंने बातों बातों में उड़ा दिए। अब 2 ऑप्शन हमारे बचे हैं। यहाँ पे अगर आप तुक्का मारो तो क्या मारोगे बताओ? हमेशा मैंने बताया सबसे छोटा और सबसे बड़ा ऑप्शन कभी नहीं होता, तो सबसे छोटा हम ऑलरेडी उड़ा चुके हैं, इन दोनों में ये सबसे बड़ा रहा है, इसको भी उड़ा दो, तुक्का मार के एक बार तो निकल जाओ भैया, फिर देखेंगे वापस आके। आई बात समझे? अब आ जाते हैं तरीके पे। तरीका हमारा कहता है भैया ये 20 दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में कर रहा है, तो एलसीएम 60, इसकी स्पीड 3, इसकी स्पीड 2, ठीक है। ये दोनों 3 और 2 5 की स्पीड से काम कर रहे हैं, 6 दिन काम कर लिया, कितना काम निपट गया, 30 निपट गया। अब 30 में से वो 8 दिन कर रहा है किसकी स्पीड से, 3 की स्पीड से, कितना और कर दिया, 24 और कर दिया। पीछे काम कितना बचा भैया, 6 काम बचा। 6 काम को वो कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। तो 6 काम को अगर कोई बंदा 8 दिन में कर रहा है, तो एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 8/6, तो 60 काम को कितने दिन में करेगा, 80 दिन में करेगा। 80 दिन में वो पूरा काम करेगा, लेकिन हमें कितना पूछा है, 60%, तो 80 में पूरा कर रहा है, तो 60% निकाल लो कितना हो गया। या ये क्वेश्चन छोड़ने लायक है, पप्पू क्वेश्चन है कि नहीं है? चलें आगे। ऐसे बहुत किए थे अपन ने कि 2 साथ में कर रहे हैं, फिर एक छोड़ गया दूसरा आ गया, सेम पैटर्न के हमने हजारों क्वेश्चन किए, हजारों क्वेश्चन। चलते हैं आगे। हाइट ऑफ पिरामिड 8 है, बेस ऑफ स्क्वायर का डायगोनल 512 है, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम। क्या पूछ रहा है, पिरामिड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही होता है। अब देखो स्क्वायर बेस है, डायगोनल यानी √2a की वैल्यू 512, 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है, एलो, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही लिखें तो क्या बनेगा, √2, ये 16 √2 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये लो। एरिया ऑफ बेस कितना हो गया हमारा, 1/3, 16 स्क्वायर है तो 16 इंटू 16, ये लो इंटू 8। तो भैया 16 इंटू 8 कितना होता है, या 16 का स्क्वायर बता दो, 256, 250 पकड़ लें, 250 इंटू 8 बताना, 250 इंटू 8, 2000, 2000/3 करेंगे तो 666666666 खत्म। पूरा करना ही नहीं होता है कभी भी क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट पे जाओ। ऑप्शन दूर दूर पड़े हैं, मैं क्यों एकदम पॉइंटों में निकालूं इसको कि 682.7 आ रहा है मेरा, क्या मतलब है उसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ट्राइंगल पी क्यू आर है, आर 62 है, तो पहले तो एक ट्राइंगल बना लो भैया फटाक से, ये लो पी क्यू आर बना लिया। कौन सा 62 दिया अपने को, आर की वैल्यू कितनी दी है, 62। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। कहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एट एस, PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो ये 62 डिग्री, अगर 60 डिग्री होता तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर में आ सकता था, अगर ये 60 का होता, पर ये 62 है, तो परपेंडिकुलर इसका 90 डिग्री काटना अपने को, मान लेते ये 90 डिग्री से उड़ा दिया, और ये दोनों बराबर भी हो गए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो 90 डिग्री भी होगा और आधा आधा भी करेगा, ठीक है। तो कह रहा है QR को तो वो T पे मिला है, और यहाँ पे वो कहाँ है, S पे है। आगे क्या कहता है, अगर TPR 38 है, TPR कौन है भैया, TPR ये लो,
ये अगर 38 है तो बताइए पी क्यू आर की वैल्यू, पी क्यू आर कहाँ है, इसकी वैल्यू अपने से पूछिए भैया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। देखो ठीक है, 62 38, इन दोनों का सम कितना हो गया 100। ये अगर 100 है तो ये कितना बचा 80, तो ये कितना हो गया वापस 100, तो इन दोनों का सम वापस कितना हो गया 80। अब एक चीज बताओ कि हमने हमेशा से एक चीज आपको सिखाई है, देखो याद करो आप, कि इस ट्राइंगल का अगर ऑर्थो सेंटर ये है तो इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर वापस कौन हो जाता है, वो हो जाता है। इस तरीके की बातें करिए। तो जब इस ट्राइंगल का इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये था, तो इस ट्राइंगल के लिए भी तो इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब पढ़ाया था तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि भैया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इकलौती ऐसी चीज है जो कहां से आता है कहां जाता है हमें नहीं पता, लेकिन तीनों मिलते एक जगह हैं। वो वर्टेक्स से आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमें नहीं पता, लेकिन स्पेशल केस में हमने बात की थी कि जब जब ट्राइंगल कैसे होते हैं, अगर तीनों साइड सेम होती है तब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल्टीट्यूड मीडियन सब एक ही हो जाता है, या फिर ट्राइंगल कैसा हो आइसोसेलेस हो तब भी 90 डिग्री और मीडियन एक हो जाते हैं। बात करी थी, या तो इक्विलेटरल होता है तब ऐसा होता है, या आइसोसेलेस होता है तब ऐसा होता है। बाकी सब ट्राइंगल में हमने ये कहा था कि हमें नहीं पता कहां से आ रहा है, बस काम पता है। याद आ रही है अच्छे से बातें। तो अब एक चीज बताइए, इस ट्राइंगल में तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये था, वर्टेक्स से नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन अब जो पीक्यूटी ट्राइंगल है उसमें क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से आ रहा है। वर्टेक्स से अगर ये आ रहा है तो ये जो ट्राइंगल है पीक्यूटी, ये या तो इक्विलेटरल है या फिर ये आइसोसेलेस है, यानी या तो समबाहु है या समद्विबाहु है। अब एक चीज बताओ, दोनों ही केस में क्या ये दोनों साइड बराबर नहीं हो गई क्या, ये दोनों साइड अगर बराबर हो गई तो ये दोनों एंगल बराबर नहीं हो गए क्या। 100 हमारा ये था, 80 बचा था, तो ये आधा आधा बंटेगा तो कितना बटेगा 40 40। ये लो भैया, ये भी 40 ये भी 40, और यही हमसे पूछा था क्यू कितना हो गया, तो आंसर कितना आ गया 40। तो अब कोई बंदा इस क्वेश्चन को अगर टफ बोलेगा तो भैया बोल सकता है, लेकिन इस तरीके से देखना मैंने ज्योमेट्री में सीखा है कि ट्राइंगल चेंज करना पड़ जाता है कई बार, और इसलिए स्पेशली क्वेश्चन ये वाला बताया था कि इस ट्राइंगल का अगर ऑर्थो सेंटर यहाँ है तो इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर वापस वो चला जाता है। ये चीज करी थी हमने बात। चलते हैं आगे, अच्छा क्वेश्चन था ये, आगे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, कहता है बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम विद पैरेलल साइड 10 20। भैया पहले तो ट्रेपेजियम बना लो, ये लो, ये 10 है ये 20 है, और क्या कह रहा है नॉन पैरेलल साइड दोनों ही 13 है, ये भी 13 है ये भी 13 है। ऐसा केस जब हमने किया था तो हमने क्या बात करी थी, याद आ रहा है कुछ, कि भैया ऊपर से यहाँ मार दो 90 डिग्री, यहाँ मार दो 90, 10 ये है तो ऊपर भी 10 हो गया, पीछे कितना बच गया 10, तो आधा आधा बांट दो, इधर भी 5 इधर भी 5। लेकिन जो लोग मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं काफी टाइम से, वो जब भी 13 5 देखते हैं तो उनको पता चल जाता है खेल क्या है, खेल 12। वो 13 देखते ही समझ जाते हैं, 5 आने की जरूरत ही नहीं पड़ती उनके लिए। तो यानी हाइट हमारे पास हो गई 12। पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम इतना है, सरफेस एरिया बता दो भैया। वॉल्यूम दे रखा है, सरफेस एरिया पूछ रखा है। वॉल्यूम क्या होता है किसी भी प्रिज्म का, एरिया ऑफ बेस, इसका एरिया बताना 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये तो हो गया एरिया ऑफ बेस। अब हाइट कितनी दी हुई अपने को, हाइट हमें पता नहीं है भैया, ये लो हम हाइट ले लेते हैं, इक्वल टू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 3240। तो जल्दी से काटा पिटी कर लो, देखो 2 से उड़ाया मैंने, 6 जीरो उड़ा दिया, और 3 से उड़ा देता हूँ पहले, 3 से कितना आ जाएगा 108, ठीक है, और फिर 6 से उड़ाएं तो 18। हाइट कितनी आ गई हमारे पास 18, इसकी हाइट आ गई। अब पूछ क्या रहा है टोटल सरफेस एरिया, टीएसए हमारा क्या होता है सीएसए प्लस, ऊपर नीचे दोनों जोड़ लो, सीएसए का फॉर्मूला क्या बताया था, जैसे यहाँ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, वहां क्या होता है पेरीमीटर इंटू हाइट होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। इसका पेरीमीटर कितना है 13 13 26 और 30, 26 और 30 56, हाइट कितनी है 18। ये तो हो गया हमारा सीएसए। और टीएसए अगर मुझे निकालना है तो क्या कर दूं मैं, इसमें 56 इंटू 18 में मैं इसका एरिया निकाल के 2 बार कर लूंगा। इसका एरिया कितना आया था, ये यही एरिया है 30 इंटू 6 180, 180 का डबल कर लो 360, ये लीजिए टीएसए हो गया। अब यहाँ अपन देखें तो जीरो तो लास्ट में नहीं, जीरो नहीं आ रहा लास्ट में क्या रहा 8 इंटू 6 48, 8 आ रहा लास्ट में, मारो निकलो, मुश्किल है क्या कोई अगर सिर्फ सीए से निकालता, देखो क्वेश्चन का मजा ये होता है
कि अगर आप सीए से निकालते 8 इंटू 6 क्या आता लास्ट में, आपका इकाई अंक यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। कोई गलती से मेरे जैसा बंदा जो सिर्फ इकाई अंक पे ही खेल रहा है 8 आ रहा है, वो पहले ही लगा रहा है, उसको पता ही नहीं कि इसका गुणा 1000 कितना बनेगा, शायद 360 कम कर दो ना इसमें से, 1008 बन रहा है। इसका मल्टीप्लाई 1008 है, इसका 1368 है। ऑप्शन में 1008 भी नहीं है, देख लो। अगर उसको गलती करवानी होती तो 1008 भी ऑप्शन में डालता, तब हो सकता है कोई उलझ जाता है यहाँ पे। क्लियर है? तो ये आपके सामने 30 क्वेश्चंस थे। बताइए इनमें से कितने क्वेश्चन आपको टफ लगे, आप कमेंट में बताइए मुझे नहीं लगता कि ये पेपर ऐसा था कि आपसे 5 क्वेश्चन गलत हो जाए या 5 क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा तो पेपर बिल्कुल नहीं था। हाँ, 1 या 2 सिली मिस्टेक, देखो नया बंदा होता है, करता है, पर आप इतने मैच्योर हो गए हो, अब भी अगर आप सिली मिस्टेक करते हो या बिना पेन चलाए क्वेश्चन करना नहीं सीख रहे हो, तो भैया फिर नौकरी दूर रहेगी आपसे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि यूनिट प्लेस का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, डिविजिबिलिटी का यूज़ कीजिए, कम से कम पेन चलाने की कोशिश कीजिए, और जिसमें आपको आंसर पहले से दिख रहा है उसको एक बार मार्क करके आगे चले जाइए, सेकंड राउंड में लीजिए। ये कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा जब तक सारे क्वेश्चन 100% सही नहीं होंगे। ये कॉन्फिडेंस का ही खेल है सारा। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।